Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में इस महीने 15 निकायों में नगर सरकार चुनने के लिए चुनाव हैं। तारीखें एकदम निकट हैं। वार्डों में अपने प्रत्याशी फाइनल करने के साथ साथ अब दलों का पूरा फोकस उस घोषणा पत्र पर है जो चुनावी वायदे के तौर पर देखा जाता है। साल 2018 के चुनाव याद होंगे आपको, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, गांव, गरीब और महिलाओं को लेकर ऐसे वायदे किए जिनके आधार पर उसे बड़ी बढ़त हासिल हुई। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज हो पाई, उसकी वापसी हो पाई। अब एक बार फिर से निकायवार घोषणा पत्र की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लोक लुभावन होगा, जनता के हितों की बात करेगा, जबकि भाजपा का फोकस उन मुद्दों पर रह सकता है जहां प्रदेश सरकार उन्हें फेल लगती है, उसकी खामियों को टारगेट कर सकते हैं। बात दोनों पक्षों से करेंगे, समझेंगे कि वो किस तरह के वायदे या किस तरह की प्लानिंग के साथ इन 15 निकायों में नगर सरकार के लिए चुनाव कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लें आप। प्रदेश में 15 निकायों में हो रहे चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा का फोकस अब घोषणा पत्र तैयार करने पर है। सत्तासीन कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाने के लिए एक समिति बनाई जिसमें 5 मंत्री और कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। समिति की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस का फोकस शहरी आबादी पर है और इसके लिए पार्टी शहरी क्षेत्रों में निवासरत हर वर्ग को लुभाने वाले वायदे करने जा रही है। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार की शहरी क्षेत्रों में जारी योजनाओं का विस्तार और हाईटेक स्वरूप का ऐलान कर सकती है। प्रदेश की शहरी आबादी को घर बैठे योजनाओं का लाभ दिलाने वाले कदमों का वायदा होगा। मूलभूत समस्या, पानी, साफ सफाई और पीडीएस दुकान की व्यवस्था को लेकर भी घोषणा हो सकती है। निकायों में युवाओं के लिए लाइब्रेरी और जिम व स्कूली बच्चों के लिए बेहतर सुविधा देने का वायदा कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। यानी शहरी आबादी को कांग्रेस के पक्ष में करने वाली सभी बातें इस घोषणा पत्र में समाहित की जा रही हैं। नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई सुविधाओं को और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। सरकार की साख बढ़ी है और छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं। इधर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाई है। भाजपा का प्रयास है प्रदेश सरकार की कमियों को याद दिलाते हुए उन मुद्दों और समस्याओं को टारगेट करें जो निकायों में लंबे समय से लंबित हैं। चुनाव में मुद्दे होंगे कि ये सरकार जो प्रदेश की जनता का शोषण कर रही है, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पट्टे देने थे, आज तक पट्टे नहीं दिए। इन्होंने शराबबंदी का वादा किया, उनको शराब बंद नहीं की। सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए, उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा ने साल 2023 से पहले होने जा रहे इन चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया है और अभी से अपने नेताओं की पूरी टीम अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ मैदान में उतार दी है, जो जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए उनसे जुड़े हर मुद्दे, हर समस्या और योजना पर वायदा करने की तैयारी में है। देखना होगा किन के वायदे जनता को ज्यादा फायदेमंद लगते हैं और किस दल के वायदे पर जनता भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, तो वायदों का पिटारा, वायदों की ये जो गठरी है, जब तक जनता के सामने नहीं आती तब तक इसको लेकर कयासों और उम्मीदों का दौर जारी रहता है। हालांकि होने केवल 15 निकाय में चुनाव हैं, लेकिन 2023 में अभी जो 2 साल का वक्त है, जब यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे और फिर उसके अगले साल आम चुनाव होंगे, तो विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड कैसा है, क्या इन निकायों में जनता का जो मूड होगा वो पूरे प्रदेश का होगा, नहीं होगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल इन इलाकों में जनता क्या सोच रही है और ये जो शहरी ग्रामीण इलाके हैं, विकास को लेकर के क्या सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ जो बातें विपक्ष करता है उससे वो जुड़ते हैं, ये सारे उत्तर मिलेंगे तब जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल हम दोनों पक्षों से जुड़ते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ,
और तेज तर्रार प्रवक्ता महोदय। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, एक सीनियर लीडर हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग दायित्व संभाल रहे हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं, चूंकि सत्ता में आप हैं, लंबे वक्त के बाद प्रदेश में सरकार बनाई, अपना फोकस स्पष्ट किया कि किसानों की तरफ है, गाँव की तरफ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ है। लेकिन अब जब नगर सरकारें चुनी जाएंगी, भले ये 15 निकाय हों, लेकिन इनको लेकर क्या प्लान है पार्टी का? किन मुद्दों, किन वायदों या किन बेसिक योजनाओं को लेकर आप जाने वाले हैं? देखिए पाठक जी, 15 निकायों में चुनाव है और निश्चित रूप से हमारी सरकार है, तो हमारा जो पूर्व का जो घोषणा पत्र है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं किसी नगर पालिका में, नगर निगम में या नगर पंचायत में, उस वार्ड की समस्या अलग है, उस निगम की समस्या अलग है, कहीं ट्रैफिक की समस्या है, कहीं बिजली पानी की समस्या है, तो इनको प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा। पिछले दिनों 3 साल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने और निकायों में जो लगातार स्वच्छता अभियान में पुरस्कार हासिल किया है और हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य जो है अग्रणी, राज्य के नगर जो है अग्रणी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं स्वच्छता के क्षेत्र में, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पिछले 3 सालों में छोटे रकबे की जो जमीनें हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, उसको रजिस्ट्री में छूट दे करके उसको भी जिस तरह से सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जो नजूल की जमीन है, नजूल की जमीन पर मालिकाना हक देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने नगरीय क्षेत्र के तमाम रहवासियों को दिया है। उनको निश्चिंत किया है कि वो 30 साल की लीज या 20 साल की लीज के झंझट से मुक्त हो, उनका मालिकाना हक उनमें बने। तो इस तरह से तमाम तरह की चीजें हैं, मगर निश्चित रूप से पहले हमारी प्राथमिकता होगी बिजली, पानी और सड़क, ट्रैफिक की व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, पीलिया और मच्छरों पर नियंत्रण हासिल करना, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, बच्चों के लिए छोटे छोटे गार्डन, पार्कों का निर्माण करना, पाथवे का निर्माण करना, इन सारी चीजों को स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर आएंगी, वहाँ के जनप्रतिनिधिगण वहाँ रहते हैं और उनकी सलाह से भी ये जो जिस शहर की जो प्राथमिकता होगी, जिस वार्ड की जो प्राथमिकता होगी, उस आधार पर हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। और चूंकि हमने पूर्व में की गई अपनी घोषणाओं को बहुत हद तक लागू किया है, छत्तीसगढ़ की जनता हम पर विश्वास करती है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। दूसरी बात, अभी सरकार कांग्रेस की है, हम जो घोषणा करेंगे उसको पूरा करने की स्थिति में है। तो हमको यकीन है कि छत्तीसगढ़ के नगरीय मतदाता हमारे इस घोषणा पत्र को भी स्वीकार करेंगे, हमारी अपील को भी स्वीकार करेंगे। और जिस तरह से उपचुनाव में हमको बिजी बनाया, जिस तरह से निकाय के चुनाव में बिजी बनाया, जिस तरह से पंचायत के चुनाव में बिजी बनाया, तो आने वाले 15 निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बिजी होगी, ऐसा मेरा मानना है। संजय श्रीवास्तव जी बहुत खुलकर बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। संजय जी, आपको याद होगा 2018 में हम जब विधानसभा चुनाव के पहले डिबेट किया करते थे, तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स साबित हुए जीत के, उनमें से एक उसका घोषणा पत्र भी था, जिस पर उसने जनता से रायशुमारी करके और उनके मुद्दों को समाहित किया था अपने घोषणा पत्र में। अब फिर कांग्रेस पार्टी के लिए घोषणा पत्र जारी करने का वक्त है, उनकी कमेटी इस पर काम कर रही है। बीजेपी की क्या थॉट प्रोसेस है? बीजेपी किस तरीके से अपना घोषणा पत्र बनाएगी और क्या मूल बातें हैं इन 15 निकायों के लिए आपके फोकस में? देखिए पुनीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी चुनाव में या जनता के वादों पर खरे उतरने के लिए या उस मैदान पर लड़ाई जीतने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, जन घोषणा पत्र होता है, जिसमें ये वादे किए जाते हैं कि यदि हम सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि तमाम प्रकार के ऐसे वादे जो शायद ये नहीं कर पा रहे थे, इनको मालूम था नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने वादों के पिटारों पे डाला और जनता को लगा कि शायद कांग्रेस की सरकार आएगी तो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के अंदर में भी तमाम प्रकार के जो ये वादे किए वो करेंगे। लेकिन आज इस सरकार की स्थिति उलट गई है। लगभग 3 वर्ष राज्य सरकार को हो चुके हैं और लगभग 2 वर्ष नगरीय निकायों में भी जो इन्होंने वादे किए थे, जिन पुराने नगर निगम के अंदर में चुनाव हुए नगर पालिकाओं में, वो तमाम दोनों जन घोषणा पत्र हमारी टेबलों में रखे रहते हैं, हमारे सामने रखे रहते हैं कि आपने किस तरीके से वादे करके आपने लोगों का वोट बटोरा, लेकिन उन वादों पर आप खरे नहीं उतरे। 2-4 उदाहरण दूंगा, शायद मुझे लगता है कि मन मस्तिष्क के अंदर में शर्मा जी के वो भी ध्यान होगा। सबसे पहला
इन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के समय जब ये चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने कहा था कि हम संपत्ति कर हाफ कर देंगे। संपत्ति कर पर यह सरकार 1 रुपए भी अभी तक कर नहीं करी है। लगातार मांग के बावजूद इन्होंने कहा था कि हम संपत्ति कर को हाफ करेंगे, लेकिन नहीं किया इन्होंने। जो सीधा सीधा रहता है, सड़क पानी बिजली, ठीक है, सड़क पानी बिजली तो खैर इन्होंने किया ही नहीं है, लेकिन सीधा लाभ वाला जो विषय होता है वो भी लाभ संपत्ति कर के मामले में नहीं किए। अभी 2 साल पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। पहले तो इन्होंने व्यवस्था पर प्रहार किया, इलेक्शन के सिस्टम को इन्होंने चेंज किया, और फिर जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने अध्यक्ष या महापौर बनाने की कोशिश की, उसमें वो सफल भी रहे। उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम पट्टा बांटेंगे। चुनाव के ठीक 2 महीने पहले, आचार संहिता के पहले, ये किस तरीके से धोखा देने वाले लोग हैं ये मैं इंगित कर रहा हूं। इन्होंने गली गली जाकर पटवारियों के साथ में कांग्रेस के नेता गए, बोले कि हम जीतकर यदि नगरीय निकाय में आते हैं तो हम आपको पट्टा प्रदान करेंगे। तमाम प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन पट्टा देने का नाम नहीं हो रहा है, बल्कि जो महंगी जमीनें हैं उसकी बंदर बांट किस तरीके से कर सके, इस पर पूरा शासन पूरे प्रदेश के अंदर में लगा हुआ है। एक योजना हमने लेकर आए देश की आजादी के 58 वर्षों के बाद, कि हर एक व्यक्ति के ऊपर में सिर पर छत मिल जाए, पक्के मकान, एक पूरा मकान जिस तरीके से एक संरचना होती है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उस पर भी लगभग अभी जो चर्चा का विषय बना है आजकल में, लगभग 8 लाख मकानों पर ये मैचिंग राशि नहीं दे पाए। वो 8 लाख परिवार को ये लाभ मिलने से वंचित कर दिए। शहर के अंदर में शराब की क्या स्थिति है? कोविड के अंदर में शराब बिक रहा है, गली मोहल्ले के अंदर में खोजी है, रोज गांजा तस्करी पकड़ा रहा है, शहर की व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था की बात तो कोई बात ही नहीं है। तमाम प्रकार के चाकू, हत्याकांड, तमाम प्रकार के विषय चल रहे हैं शहरी क्षेत्रों के अंदर में। मुझे बता दें, शर्मा जी बैठे हैं, रायपुर में तो खैर चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं भी बता दें जिन 15 नगरीय निकायों में है, ये 2-4, 10, 20, 25, 50 करोड़ का कहीं कोई काम सड़क पानी बिजली करे हैं क्या? शहरी जो क्षेत्र में डेवलपमेंट तो इनकी प्राथमिकता कभी रही नहीं है। आज तो ये हड़बड़ा गए कि चुनाव आ गया तो अब क्या करें, फिर से एक झूठ का पुलिंदा तैयार करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बरगलाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम ये काम करें। मुझे लगता है बेरोजगारी भत्ता, जो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, कि उनको 2500 रुपए मिलने वाला था, लेकिन 3 साल हो गए, नहीं मिला 2500 रुपए। वो 2500 रुपए का सवाल पूछा जाएगा। अर्थात यदि मैं संक्षिप्त में कहूं कि 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का था, हर एक दिन डेवलपमेंट, हर एक दिन विकास के काम होते थे, और ये 3 साल में आखिर ऐसा क्या ग्रहण लग गया इस प्रदेश को कि यहां पर 1 रुपए का काम नहीं हो पा रहा है? ये फैक्टर इस चुनाव के अंदर में सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, और यही इनके हार का कारण बनेगा। आप बदली हुई परिस्थितियों में देखेंगे। ठीक है संजय जी, लेकिन आपने जिस वाक्य से अपनी बात की शुरुआत की थी, सत्ता को हासिल आपने जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरुआत की थी कि किसी भी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट सामने लाया जाता है, और आपने जितनी भी बातें की वो कांग्रेस के 2 पिछले मैनिफेस्टो को सामने रखकर की और कहा कि ये मुद्दा होगा, तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी केवल उन कमियों को आधार बनाकर चुनाव में जाएगी? उसका अपना खुद का कोई इसमें विजन या कोई विकास डॉक्यूमेंट नहीं दिखने वाला? क्या हम ये मानकर चलें कि केवल इन्हीं के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? लेकिन आपने जो 3 अहम मुद्दे उठाए, पहले मैं उस पर उत्तर ले लूं। सुरेंद्र शर्मा साहब, तीनों का उत्तर दीजिए। पट्टे की बात की, बेरोजगारी भत्ते की बात की, शराबबंदी की बात की, और शहरी इलाकों में क्यों विकास के काम नहीं हो पाए, इसको लेकर सवाल पूछा है। संपत्ति कर जिक्र किया जी। देखिए, मैं सबका जवाब देता हूं। पट्टे की बात का जहां तक प्रश्न है, पट्टा निश्चित रूप से दिया जा रहा है। ये बिल्कुल मिथ्या भ्रामक प्रचार है। जिन गरीबों के पास जमीन के पट्टे थे, उन जमीन के पट्टे को उनको रजिस्ट्री करा के रेगुलराइज किया जा रहा है। उनकी इसके साथ वो पट्टे नहीं है, अब वो तो उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है, रजिस्ट्री कराई जा रही है। और उनके साथ जिनमें कुछ जमीनें जिन लोगों को जिसको उन्होंने कब्जा करके रखा है, उसकी एक निश्चित शुल्क लेकर के उसकी भी उसके नाम से रजिस्ट्री की जा रही है। भारी तादाद में हो रहा है और प्रत्येक नगर निकाय में हो रहा है। जहां तक दूसरा प्रश्न आपने क्या कहा, संपत्ति कर के संबंध में, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, चुनाव निकल गया, कोरोना काल आ गया, जीएसटी लागू हो गया, केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में संपत्ति कर हम माफ का आधा नहीं करेंगे, ऐसी वाली बात नहीं है। मगर जिस तरह से जमीनों के रजिस्ट्री में सरकार ने राहत दी है, 25 डिसमिल छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, जो पहले रजिस्ट्री नहीं हो पाते थे भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, उसके रजिस्ट्री होने से गरीबों को, कमजोर वर्ग के तमाम लोगों को बड़ी राहत की स्थिति निर्मित हुई है। और ये एकदम मिथ्या बात है
कि 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में। हजारों कई ठो तो उद्घाटन में, कई ठो के भूमि पूजन में स्वयं शामिल हो चुका हूँ। अभी बलौदा बाजार में पिछले दिनों 6 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हुआ, 6 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हुआ। नालियों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। कई तरह की ऐसे तमाम नगरीय इलाकों में तरह तरह के काम हो रहे हैं। इस तरह की बात कहना कि कांग्रेस जो है कोई भी काम नहीं कर रही है, 1 रुपए काम नहीं हुआ, इस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो नगरीय निकाय में रहने वाले लोग इस बात को देख रहे हैं कि कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। चलिए इस पर भी बहस कर लेंगे। एक विषय शराब का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रिय विषय है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज में इसको राजकीय पेय बना दिया है और शराब का सरकारीकरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। शराब से बहुत अच्छी बात है और चिंतित होना भी चाहिए। और ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद करने के लिए कहा था, हमारे घोषणा पत्र में था, इससे इनकार नहीं है। सरकार इस पर विचार कर रही है। हमारा 5 साल का कार्यकाल है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, इस पर भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए अब संजय जी इस बात का जरूर उत्तर दें कि सारी कमियों पे खामियों पे चुनाव लड़ा जाएगा या अपना कुछ विजन भी है? पुनीत जी, आपने ध्यान दिया होगा अंत में मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव विशुद्ध रूप से जो हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में केवल 3 साल पहले 15 वर्ष में लगातार तमाम प्रकार के विकास के काम हुए, हमने इसको करके दिखाया। और 3 वर्षों में ये काम क्यों बंद है, ये आधार होगा। अर्थात हमने जो काम किया है, लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण से लेकर हम 2018 तक सरकार में थे, हमने क्या क्या काम किया है, हमने क्या स्वरूप प्रदान किया शहरी क्षेत्रों को, इस आधार पर मैंने कहा था। अभी ये सुरेंद्र जी कह रहे थे पट्टा, मैं तो मेरे बड़े हैं अग्रज वो हैं, मैं तो कहता हूं एक आध पट्टा बताइए ना, एक पट्टा, आप हजारों पट्टे की बात कर रहे हैं। अरे पट्टा बटता है तो पेपर रंग जाता है, समाचार पत्र कि पट्टा यहां बट रहा है, वहां बट रहा है, यहां भीड़ लगी है, कहां है मुझे बता दीजिए ना। आपका घोषणा पत्र झूठा है लेकिन आप तो स्वयं यहां पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, कहां क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैं बहुत विनम्रता के साथ में कह रहा हूं कि झूठ हम जब देर तक नहीं चलता, झूठ के पांव बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। देखिए मैं बोल रहा हूं पट्टा नहीं, हम तो मालिकाना हक दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी, आप बूढ़ा तालाब की बात कर, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। बूढ़ा तालाब क्या स्मार्ट सिटी? केंद्र का पैसा, जिस स्मार्ट सिटी को आप लोग खिल्ली उड़ाते थे, वो स्मार्ट सिटी से चौक चौराहे विद्याचरण चौक से लेकर बूढ़ा तालाब, स्मार्ट सिटी केंद्र का पैसा। जल जीवन मिशन जो पाइपलाइन बिछ रही है पूरे प्रदेश में, अटल जल जीवन मिशन केंद्र का पैसा, आपका कहां है बताइए तो। कौन से निकाय में कितना पैसा दिया आपने? इन 15 निकायों को इतना थोड़ी भी ताकत है तो कल श्वेत पत्र जारी करिए, इन 15 निकायों में 3 वर्ष के अंदर में आपने कितनी राशि जारी करी बता दीजिए मुझे। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं फिर एक ब्रेक के बाद पूछूंगा आपसे। आपने जिस चर्चा की शुरुआत इस बात से की कि पार्टी का एक विजन होता है हर एक इलाके के लिए, इन 15 निकायों के लिए हमारे विजन में क्या सिर्फ हमारे पिछले काम या आज के अधूरे काम रहेंगे? क्या हम इस बात को मान लें? मेरा सवाल बीजेपी के लिए था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है, क्या विपक्ष में रहने के बाद में केवल हम कमियों और खामियों के आधार पर जाएंगे या ठोस उन इलाकों के लिए हमारा कुछ विजन है? हमारी अगर वहां पे नगर सरकार बनती है तो हमारी सोच क्या है? दूसरा, कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि अभी प्रदेश में हमारी सरकार है तो योजनाएं जिनको हम लाएंगे उसको हम पूरा करने का मादा रखते हैं। इसका बीजेपी के पास में क्या जवाब? सुरेंद्र शर्मा साहब, बार बार जैसा संजय जी बता रहे हैं कि पिछले घोषणा पत्र जो जीत का आधार बने थे कांग्रेस पार्टी के, क्या अब उनके ही जो भी अधूरे वायदे हैं बकौल भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के, क्या ये अब गले की फांस बन सकते हैं? क्या इनसे दिक्कत हो सकती है? जो सवाल पूछे जा रहे हैं क्या उनका उत्तर आपकी बार के घोषणा पत्र में मिल पाएगा? उनके आगे की बात लोगों को पता चल पाएगी? पाठक जी, दरअसल में ये जो 15 निकायों के जो चुनाव के घोषणा पत्र बनेंगे वो स्थानीय स्तर पे होंगे। और चूंकि हम प्रत्येक नगर पंचायत को अलग अलग ढंग से लक्षित कर रहे हैं और उस हिसाब से होगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम है, विपक्ष में है, हमारे घोषणा पत्र के संदर्भ में जो हमने काम किया है उसकी तारीफ तो करेंगे नहीं। निश्चित रूप से जो काम नहीं हो पाया है उसको लेकर के वो जाना भी चाहिए, उसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। मगर हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि पिछले 3 सालों में सरकार ने जिस अनुपात में काम किया है और जिस ढंग से
व्यापारियों की स्थिति ठीक है, जिस तरह से उद्योग की स्थिति ठीक है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी ठीक है, जिस तरह से लगातार केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कई कामों में पुरस्कृत किया जा रहा है। जो सी वोटर का सर्वे है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को नंबर 1 का मुख्यमंत्री बता रहा है। इन सारी बातों को देख के हमको इस बात का यकीन है कि चाहे शहर के मतदाता हो चाहे ग्रामीण मतदाता हो, उनको इस बात का यकीन है, उस बात का भरोसा दिलाने में हम सफल हुए हैं कि वो हमारे वादों पर, हमारी घोषणाओं पर यकीन करते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सतत प्रयत्नशील है। ये अलग चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं और हमारी प्राथमिकताएं थोड़ी अलग हैं। हमारी प्राथमिकताएं गांव, गरीब, किसान हैं और छोटे तबके के जो लोग हैं। और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से जवाब देना चाहूंगा, संजय भाई ने कहा कि एक भी पट्टा दिखा दीजिए। पट्टा की जगह हमने मालिकाना हक दिया है। निश्चित रूप से कई छोटे बड़े तमाम लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। हजारों रजिस्ट्रियां रायपुर में हुई है, बलौदा बाजार में हुई, तमाम जगह हुई हैं। इस बात को वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार जनता के बीच में विश्वास करने में सफल हुई है और जो बचे हुए जो वादे हैं उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर जैसी जैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी, जैसी हमारी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी, केंद्र की सरकार नजर इनायत करेगी, हमारे एक्साइज के पैसे मिल जाएंगे, हमारे जीएसटी के पैसे मिल जाएंगे, हमारा राज्यांश मिल जाएगा, तो बाकी काम भी आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस बात को भरोसा रखना चाहिए। ठीक है संजय जी, ये नगर सरकार के चुनाव होने वाले हैं, आप भी जानते हैं क्योंकि आपने हर एक स्तर के ऊपर पार्टी का भी साथ दिया है और लड़ाई भी लड़ी है। आप जानते हैं कि जब जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं वहां पर लोकल छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी जन समस्याएं अपने वार्ड के लिए बड़ी होती हैं। और जिस अंदाज में चुनाव हो रहे हैं, जब पार्टी में दिख रहा है कि सामने सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो आप क्या और किस तरीके से काम करेंगे, लोग क्या आपके ऊपर भरोसा करेंगे? तो क्या मैनिफेस्टो में इसी के लिए सोचकर हम केवल खामियों और कमियों को ही सामने रखेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे? नहीं, देखिए, नगर सरकार की जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कहा। स्थानीय स्तर पर जो आवश्यकताएं होती हैं उस आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। इनके पास जमा पूंजी यदि कुछ है तो कांग्रेस के पास में जमा पूंजी यही है कि इनकी राज्य सरकार है और राज्य सरकार के संसाधनों का शानदार दुरुपयोग करने का ये प्रयास करेंगे, जैसे हर चुनाव में करते हैं। कहीं आपत्ति नहीं करें, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे जिस स्तर तक। देखिए, ऐसा है, सरकार तो इनकी ही रहेगी, हम चुनाव जीतने उसके बाद भी हमारे को संघर्ष तो चुनाव जीतने के बाद भी करना पड़ेगा कि हमको काम करवाना यदि अपने वार्डों के अंदर में है। आज स्थिति है, मैंने एक श्वेत पत्र की बात क्यों करी, आज खुलासा हो जाएगा, ना मुझे कहने की जरूरत है, ना शर्मा सोरेन जी को कहने की जरूरत है। दिख जाएगा कि आप कितने ईमानदार हो, एक एक निकायों के अंदर में आपने कितनी राशि जारी की है। मुझे लगता है नगर की सरकारों में तो कहीं भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। ये तो लोगों के विकास के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, सड़क, पानी, बिजली से लेकर सफाई से लेकर तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं, वो आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कभी प्रायोरिटी के आधार पर काम नहीं किया। और सुरेश जी ने इस बात को कह भी दिया, हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अर्थात उन्होंने स्वीकार कर ही लिया कि शहरी क्षेत्रों के अंदर में कहीं किसी प्रकार का मामला नहीं है। आज कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि वो असंतुष्ट हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, चुनाव है, हम चुनाव यदि जीतेंगे तो हम अपने अपने क्षेत्रों में विकास का काम करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और सरकार से भी लड़ेंगे कि जो आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करो। और हमारे क्षेत्रों में यदि हम वहां जीत कर आते हैं तो हमारे क्षेत्रों के लिए राशि भी आपको देना पड़ेगा। केवल आपको बंदर मार्ट के लिए आप कर्जा ले लेते हजारों करोड़ का, लेकिन शहर के क्षेत्र के लिए काम करवाने के लिए आपके पास में 1 रुपए नहीं है। तो मुझे लगता है इस लड़ाई को हमको लड़ना है। अब हम जीतने के बाद अब सरकार क्या व्यवहार करेगी? चलिए साहब, अब खैर बहुत ज्यादा वक्त नहीं है संजय जी, आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। दोनों पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो स्थानीय स्तर पर जनता के बीच देने पड़ेंगे। वो चेहरे भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो चेहरे लोगों के अपने करीब के होते हैं, बहुत उनके नजदीक के होते हैं। इसीलिए उनके आधार के ऊपर, उनकी बातों और उनकी खुद की क्या वहां पर शख्सियत है, उसके आधार के ऊपर भी लोग पार्टी से अपने नेता को चुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ पार्टियां अपने हिसाब से क्या वायदे करती हैं और उन पर कितना अमल करती हैं, इसका भी हिसाब जरूर जनता को दोनों पक्षों को देना है। और इसमें कौन कितना कामयाब होता है, मैनिफेस्टो आने के बाद में किसके मैनिफेस्टो पर ज्यादा यकीन होता है, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। आप दोनों का धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।